वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन। भारत का संविधान कई संवैधानिक संस्थाओं की स्थापना करता है, उनमें से वित्त आयोग एक प्रमुख संस्था है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 में एक अर्धन्यायिक संवैधानिक संस्था के रूप में वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन के गठन के बारे में वर्णन किया गया है। भारत के संविधान में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति भारत के संविधान लागू होने के 5वें वर्ष एक वित्त आयोग का गठन करेगा, या उससे पहले या आगे हर प्रत्येक 5 वर्ष के अंदर एक वित्त आयोग की नियुक्ति करेगा, जो केंद्र और राज्यों के बीच शुद्ध आगमों के बंटवारे के बारे में सिफारिश करने का कार्य करेगा। भारत का जो वित्त आयोग है उसकी संरचना में प्रमुख रूप से एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का कार्यकाल, वेतन, भत्ते, सेवा शर्तें राष्ट्रपति के आदेश से निर्धारित किए जाते हैं। किसी भी अध्यक्ष या आयोग के अन्य सदस्य की पुनर्नियुक्ति भी संभव है, यानी एक बार के कार्यकाल की समाप्ति के बाद अगले कार्यकाल के लिए उनको पुनर्नियुक्ति की जा सकती है। भारत के संविधान ने वित्त आयोग के सदस्यों, अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें और योग्यता निर्धारित करने का अधिकार भारत की संसद को दिया है। इसीलिए भारत की संसद ने वित्त आयोग अधिनियम 1951 के अनुसार अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण करने का कार्य किया। इस अधिनियम के अनुसार वित्त आयोग सेवा शर्तें अधिनियम 1951 के अनुसार जो अध्यक्ष है उसको सार्वजनिक मामलों का विशेष अनुभव होना चाहिए, यानी जिसका सार्वजनिक जीवन में कार्य करने का अनुभव हो, राष्ट्रपति उसे अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति कर सकता है। सदस्य प्रमुख रूप से 4 सदस्य हैं। प्रथम जो सदस्य है उसके लिए किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाले कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे राष्ट्रपति वित्त आयोग का सदस्य नियुक्त कर सकता है। सदस्य नंबर 2, ऐसा व्यक्ति जिसे लेखा और वित्त मामलों का विशेष ज्ञान प्राप्त है, उसे राष्ट्रपति वित्त आयोग का सदस्य नियुक्त कर सकता है। तृतीय सदस्य यानी सदस्य नंबर 3, ऐसा व्यक्ति जिसे प्रशासन और वित्तीय मामलों का व्यापक अनुभव हो और उसका अनुभव वित्त आयोग में उपयोगी हो, तो राष्ट्रपति उसे वित्त आयोग का सदस्य नियुक्त कर सकता है। सदस्य नंबर 4, ऐसे व्यक्ति जिसे अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान प्राप्त हो, देश का जाना माना अर्थशास्त्री और अर्थशास्त्र के बारे में उसे ज्ञान प्राप्त है, उस व्यक्ति को राष्ट्रपति वित्त आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त कर सकता है। यानी प्रमुख रूप से जो सेवा शर्तें हैं 1951 के अधिनियम के अनुसार, यानी अध्यक्ष के लिए सार्वजनिक मामलों का उसके पास अनुभव होना चाहिए, बाकी अन्य सदस्यों को लेखा, वित्त, प्रशासन, वित्तीय मामले, अर्थशास्त्र, इन क्षेत्रों का विशेषज्ञ होना चाहिए, उनका जानकार होना चाहिए। उन व्यक्तियों को राष्ट्रपति वित्त आयोग का सदस्य नियुक्त कर सकता है। कार्य, भारत के राष्ट्रपति को निम्न अंकित मामलों में वित्त आयोग को सिफारिश करने का कार्य सौंपता है। नंबर 1 है संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों का वितरण और राज्यों के बीच ऐसे आगमों का आवंटन, यानी केंद्र और राज्य सरकार के बीच जो टैक्सेस से जो इनकम प्राप्त होती है, जो आय प्राप्त होती है, उसके बंटवारे के लिए फार्मूला निर्धारित करने का कार्य, यानी रेशो निर्धारित करने का कार्य वित्त आयोग करता है। नंबर 2 है भारत की संचित निधि में से राज्यों को राजस्व में सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांत, यानी भारत सरकार जो भारत की संचित निधि है उसमें से राज्यों को राजस्व अनुदान के रूप में सहायता देती है, उसके लिए कुछ मान्य सिद्धांतों का निर्धारण करने का कार्य वित्त आयोग करता है। जैसे जनसंख्या है, उसमें कई सारे क्राइटेरियाज आयोग के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। जनसंख्या उसमें से एक है। राज्य का विकास का स्तर है, जो पिछड़े हुए राज्य हैं उनको विशेष सहायता दी जा सकती है। पिछले दिनों में इस तरह की समस्याएं भी पैदा हुई थी कि दक्षिण भारत के राज्य हैं जो ज़्यादा शिक्षा के क्षेत्र में हैं, उन्होंने फैमिली प्लानिंग के क्षेत्र में भी ज़्यादा अच्छा कार्य किया है, और उत्तर भारत के राज्यों में जनसंख्या नियंत्रण होने का कार्य उतना नहीं हो पाया है, इसलिए कुछ इसको लेकर समस्याएं भी पैदा हुई थी। लेकिन आज भी जनसंख्या है वो एक प्रमुख निर्धारक तत्व है। तो निर्धारक तत्वों का निर्धारण करने का कार्य कि जिसके बेसिस के ऊपर आवंटन किया जाएगा राज्यों को, वित्त आयोग करता है। नंबर 3 पर है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत के जो संविधान में एक नई धारा, ये नई लाइन जोड़ी गई है वित्त आयोग के बारे में कि राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में नगरपालिका और पंचायतों के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए
राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक उपाय। 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतें और शहरी क्षेत्र में नगरपालिका, नगर परिषद और नगर निगमों को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है। और इन दोनों अधिनियमों के द्वारा प्रत्येक राज्य के लिए राज्य स्तर पर एक वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है, जिसमें राज्य की संचित निधि में से पंचायतों को जो हिस्सेदारी दी जाएगी, स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं को जो हिस्सेदारी दी जाएगी, उनको आवंटन किया जाएगा, राजस्व आवंटन किया जाएगा, उसका निर्धारित करने का कार्य राज्य वित्त आयोग करेगा। तो 73वें और 74वें संविधान संशोधन के अधिनियम के बाद जो राज्य वित्त आयोग की जो सिफारिशें हैं, उनके आधार पर राज्यों की जो पंचायतों को जो राजस्व का निर्धारण किया जाएगा, संसाधनों की आपूर्ति की जाएगी, उनके बारे में भी सिफारिश करने का अधिकार राष्ट्रीय वित्त आयोग के पास है। नंबर 4 पर है, राष्ट्रपति द्वारा आयोग को सुदृढ़ वित्त के हित में निर्दिष्ट कोई अन्य उपाय। यानी देश की जो वित्तीय साख है, वित्तीय जो व्यवस्था है, उसकी मजबूती के लिए कोई विशेष सुझाव देने का कार्य भी राष्ट्रपति वित्त आयोग को सौंप सकता है और उस आधार पर वित्त आयोग अपना कार्य करता है। 1960 तक वित्त आयोग असम, बिहार और उड़ीसा राज्य एवं पश्चिम बंगाल राज्य को जूट उत्पादों के निर्यात से जो शुल्क प्राप्त होता है, उसमें से जो निवल प्राप्तियां होती हैं, उनके संबंध में राज्यों को जो सहायता अनुदान है, उसको निर्धारित करने का कार्य भी वित्त आयोग करता था। लेकिन ये कार्य 1960 तक चला, क्योंकि भारत के संविधान में 10 साल तक इन राज्यों को जूट निर्यात से प्राप्त राजस्व की निवल प्राप्तियों में से उन राज्यों को हिस्सेदारी करना निश्चित किया गया था। उसके बाद इसको बंद कर दिया गया है। आयोग एक अर्ध न्यायिक और संवैधानिक संस्था है। इसका प्रमुख रूप से कार्य केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व बंटवारे के विषय में सिफारिश करना है। आयोग अपनी सिफारिश राष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति इस सिफारिश को संसद के दोनों पटलों पर रखवाता है और उसके ऊपर जो एक्शन टेकन रिपोर्ट है, उसके जो आकलन है, उसके ऊपर एक्शन टेकन रिपोर्ट है, जो कार्यवाही की गई है, उसकी प्रतिलिपियां भी संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत करवाने का कार्य राष्ट्रपति करता है। आयोग की जो भूमिका है प्रमुख रूप से सलाहकारी है। ये भारत सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि सहयोगी संघवाद की दिशा में संघीय शासन प्रणाली को सफलतापूर्वक संचालन के लिए वो वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करे, और प्राय सरकार प्रमुख रूप से उनको स्वीकार भी करती है। लेकिन यह सरकार के लिए कोई बाध्यकारी नहीं है, भारत सरकार के लिए वो उन सिफारिशों को माने। वित्तीय आपातकाल के समय में भी इन सिफारिशों में परिवर्तन किया जा सकता है। वर्तमान समय में जो 2015 से जो 20 तक का जो वित्त आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन किया जा रहा है, वो वर्तमान में जो 14वें वित्त आयोग था वाई.वी. रेड्डी की अध्यक्षता में, जिसको 2013 में गठित किया गया था, और उसने अपनी सिफारिशें 2014 में प्रस्तुत की, और उनका जो टेन्योर है वो 15 से 20 तक है। उसके आधार पर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच राजस्व बंटवारा करने का कार्य सिद्धांत प्रचलन में है। थैंक यू।